महाजनपदों का उदय हो गया था। तो आप हेडिंग बनाएंगे महाजनपदों का उदय एवं मगध का विकास। अरे भी पूरा नहीं हुआ भाई, यही मामला है। ठीक, हमने आपको बताया था कि महाजनपदों की संख्या बाबू कुल कितनी है? 16। इस बात की जानकारी हमको मिलती है एक ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो इन्हीं दो ग्रंथों से हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, इन 16 में से फिर हमने आपको बताया था जो 8 महाजनपद है वो वर्तमान के किसमें स्थित हैं? उत्तर प्रदेश के। फिर मैंने आपको 8 का नाम याद करने का तरकीब सिखाया था, तरीका। फिर उसके बाद फिर हमने आपको बाकी जो बचे हुए 8 महाजनपद होंगे उसका नाम बताया होगा। फिर आपको एक बात बताई गई थी कि महाजनपदों के उदय में एक महत्वपूर्ण कारक किसको बताया गया है? लोहा को। किसने बताया है? तो एक विद्वान है डीके चक्रवर्ती, इनकी एक किताब है, किताब का क्या नाम है? रोल ऑफ आयरन। इसी किताब में इन्होंने सबसे पहली बार बताया था। इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि लोहे के बारे में जो जानकारी सबसे पहली मिलती है हमको, यदि आपसे कोई पूछता है कि लोहे की प्राचीनतम जानकारी किस काल में हुई है, तो लोहे की जो प्राचीनतम जानकारी मिलती है वो हमको उत्तर वैदिक काल में मिलती है। किस काल में मिलती है? यदि काल आपसे पूछेगा तो आप उत्तर वैदिक काल बताएंगे। यदि आपसे स्थान पूछेगा कि कौने जगह से, किस स्थान से, अतरंजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश, तो आप उत्तर बता देंगे। यदि स्थान पूछे तो आप जगह का नाम बताएंगे, अतरंजी खेड़ा और एटा। यहां से आप देखेंगे तो आपको लोहे की प्राचीनतम जानकारी का साक्ष्य मिलता है। ठीक, इसके अलावा एक बात और आपको बताई गई होगी कि महाजनपदों के उदय को संज्ञा दी गई है किसकी? द्वितीय नगरीय क्रांति की। प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। संभवतः यहीं तक बात हुई थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि महाजनपद में जो अपने पाठ्यक्रम में है उसका क्या नाम है? मगध। और मगध की गद्दी पर जो सबसे पहला वंश आया था उस वंश का नाम है हर्यक वंश। इस वंश में जब आप आगे पढ़ते हैं तो एक पैटर्न देखते हैं कि अगला जो राजा आता है अपने पिता की हत्या करके, इसीलिए इस वंश का नाम एक और इतिहास में रखा गया है, कहा जाता है पितृहंता। संभवतः आप हेडिंग बनाए होंगे हर्यक वंश या तो पितृहंता वंश। यहीं तक बात हुई है। आप हेडिंग बना लेंगे मगध, और मगध पे हेडिंग बनाएंगे हर्यक वंश या तो पितृहंता वंश। ये जितनी बातें बोर्ड पे मैंने बताई ये इस चैप्टर का बैकग्राउंड है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि लोहे का उद्भव किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। लोहे की प्राचीनतम जानकारी किस स्थान से मिलती है? अतरंजी खेड़ा, एटा। महाजनपदों के उदय में लोहे को महत्वपूर्ण कारक किसने बताया है? डीके चक्रवर्ती ने। उनकी किताब है रोल ऑफ आयरन। 16 महाजनपदों की जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसके अलावा देखेंगे तो अष्टाध्यायी वगैरह में भी है, बाकी आप इसको जाने। 16 में से 8 यूपी में है। उसको कैसे याद करना था आपको बता दिए थे कि सीएम के सुर के 3-5 को बस समझ नहीं पाओगे। बाकी आप हेडिंग बनाएंगे मगध। मगध पर जो सबसे पहला वंश आया है उस वंश का नाम है हर्यक वंश या तो पितृहंता वंश। ठीक, शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग बना लेंगे हर्यक वंश या तो पितृहंता। आप हेडिंग बनाएंगे हर्यक वंश या तो पितृहंता वंश। ठीक, पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है?
तो हर्यक वंश का बाबू संस्थापक बताएंगे बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक किसको बता देंगे? बिंबिसार को। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बिंबिसार का अन्य नाम बताइए। तो बिंबिसार का यदि आपसे अन्य नाम पूछे तो इसका एक नाम है श्रोणिक। क्या नाम बता देंगे? श्रोणिक नाम बताएंगे। बिंबिसार का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? श्रोणिक। ठीक। बिंबिसार से और क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए कि बिंबिसार मूलतः ब्राह्मण था, लेकिन इसने बौद्ध धर्म को मान्यता दी थी। लेकिन इसने बौद्ध धर्म को मान्यता दी थी। एक सवाल और ध्यान रखेंगे, यदि आपसे कोई पूछे कि मगध के उस शासक का नाम बताइए जो गौतम बुद्ध के मित्र थे, तो आप बता देंगे कि यह गौतम बुद्ध के क्या थे? मित्र थे। और अगली बात आपसे पूछा जाता है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का आधार क्या रखा था? तो अपने साम्राज्य का आधार, इनके जो साम्राज्य का आधार है वो है वैवाहिक संबंध। आधार क्या बता देंगे? वैवाहिक संबंध बता देंगे। ठीक, ये इतनी बात आप नोट कर लीजिए। बाबू इसको लेके ऑफिस में चले जाना, इसको चार्ज में लगा देना और वहां से एक दूसरा माइक लेते आना। इतना बात नोट कर लीजिए सभी लोग। तो आप सभी लोग अब ये वाली क्लास ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि नहीं? तो आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये सब अभी कहा जाएगा। और वो कौन सा आइकन होता है दबाना ना बोले? बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन। हाँ, चैनल यूनिक कंपटीशन पॉइंट, एजुकेशन यूनिक कंपटीशन पॉइंट है कि नहीं? ये सब अंतिम में कहेंगे। आज एक बार याद दिलाइएगा, मान लीजिए भुला जाए तो। चलिए लिख लीजिए इतना बात सभी लोग। अब वैवाहिक संबंध में वो देखें तो वैवाहिक संबंध में इनकी कई रानियों का उल्लेख है, लेकिन मतलब आपके काम की जो है वो 3 ठो है, बाकी सब इन्हीं की है कि नहीं? तो पहली रानी, इनका नाम याद रखेंगे। पहली रानी पूछा जाता है कहाँ की थी, तो आप बताएंगे कोसल राजकुमारी। कोसल राजकुमारी। राजकुमारी का क्या नाम है? राजकुमारी का नाम है महाकोसला। तो पहली रानी ये हो गई। फिर आपसे पूछा जाएगा दूसरी रानी का नाम पूछा जाएगा कहाँ की है, तो आप बताएंगे लिच्छवी। लिच्छवी राजकुमारी। राजकुमारी का नाम है बाबू चेलना। राजकुमारी का क्या नाम है? चेलना या तो चेलहना। और जो इनकी तीसरी रानी होंगी ये है पंजाब की राजकुमारी। पंजाब की राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम हो जाएगा क्या? क्षेमा। तो इनकी ये 3 रानियां हो गई। ठीक है, तीनों का नाम आप नोट कर लीजिए।
हो गया सबका? अगली बार लिखेंगे कि इतिहास में बिंबिसार को प्रथम शासक माना जाता है जिसने अस्थाई सेना रखी थी। तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखने वाले शासक का नाम आपसे पूछे तो आप नाम किसका बता देंगे? बिंबिसार का। ठीक, इसके अलावा बाबू और क्या बात ध्यान रखनी है बिंबिसार में? वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार पूछा गया है। एक महाजनपद आप नाम सुने होंगे, अवंती। तो अवंती से शुरू में युद्ध हुआ था, बाद में दोनों मित्रता हो गई थी। तो बिंबिसार ने अवंती नरेश का क्या नाम है? बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य, इनके राजवैद्य का क्या नाम है बाबू? जीवक। अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो इस लाइन में 3-4 सवाल बनेंगे कि कौन राजा की पीलिया बीमारी हो गई थी? चंड प्रद्योत की। कहाँ के राजा थे? अवंती के। कौन ठीक करने के लिए गया था? जीवक। किसके डॉक्टर थे? बिंबिसार के। बिंबिसार कहाँ के राजा हैं? मगध के। ठीक, तो मगध के शासक बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके अलावा एक सवाल बन सकता है कि बिंबिसार के वास्तुकार का क्या नाम है? तो इसके वास्तुकार का नाम यदि आपसे कोई पूछे तो इसके वास्तुकार का नाम आप नोट कर लेंगे, महागोविंद। और इसी की देखरेख में राजधानी का निर्माण किया गया था, जिसका क्या नाम होगा? तो बिंबिसार की यदि आपसे कोई राजधानी पूछे तो बिंबिसार की राजधानी क्या बता देंगे? राजगृह बता देंगे। ये इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। बिंबिसार मतलब पर्याप्त होंगे, इतनी जानकारी यदि आपके पास हो जाती है तो। लिख लिए सब लोग? चलिए, अब देखिए बिंबिसार के बाद कहा जाता है कि इसका जो बेटा है, जिसका क्या नाम था? अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बाद इसका पुत्र अजातशत्रु इस वंश का अगला शासक बनता है।
अजातशत्रु हत्या करेगा अपने पिता की, और पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। कहा जाता है कि बिंबिसार की जो ये पहली रानी है, जिनका क्या नाम है, महाकोसला, महाकोसला के बहु भाई थे। भाई का नाम था प्रसेनजीत, भाई का क्या नाम था, और इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम था वाजिरा। इन्हीं वाजिरा से प्रेम हो गया था, किसको, अजातशत्रु को। ये बात इनके पिता को रास नहीं आई, क्या बताओ, ये अपना ही ससुराल में ईसाई जो है, कहा कि सब अब नहीं जानते होगी प्यार की जीत है कि नहीं है। और इसी बात को लेकर के पिता पुत्र में बवाल बढ़ा और अंतिम में पिताजी मारे गए। ठीक, तो मतलब ये बहुत सदियों से चलता रहा है। ठीक है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहें। हेडिंग बनाइएगा, मिटा देना, सब लोग लिख लिए हैं। हेडिंग बनाएंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु में यदि आपसे कोई पूछे कि इसका अन्य नाम बताइए, तो इसका अन्य नाम हो जाएगा बाबू कोड़िक। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रानी का नाम बताइए, तो इसकी रानी का नाम हो जाएगा वाजिरा। इसके अलावा देखेंगे तो अजातशत्रु ने 2 गुप्त हथियारों का निर्माण करवाया था। 2 गुप्त हथियार का निर्माण करवाया था। कौन कौन से 2 गुप्त हथियार हैं, तो एक का नाम हो जाएगा महाशिला कंटक, एक का नाम होगा महाशिला कंटक, और एक का नाम हो जाएगा रथ मूसल। महाशिला कंटक और रथ मूसल, इन्हीं 2 गुप्त हथियारों का इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखें तो अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। मगध साम्राज्य का इसने विस्तार किया था। अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। इसके मंत्री का भी नाम आप नोट कर लेंगे। अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम हो जाएगा, अजातशत्रु के मंत्री का नाम यदि आपसे कोई पूछे तो इसके मंत्री का नाम आप वर्षकार बता दीजिएगा। क्या नाम हो जाएगा, वर्षकार। अजातशत्रु में एक बात और आप नोट कर लेंगे कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक, ये इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन
प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था बाबू? राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। एक सवाल और लिख लेंगे। अजातशत्रु ने वो लिच्छवी पर आक्रमण किया था, तो लिख लेंगे कि लिच्छवी युद्ध को देखते समय, लिच्छवी युद्ध को देखने के दौरान, लिच्छवी युद्ध को देखने के दौरान मखलीपुत्र गोसाल किस संप्रदाय के संस्थापक हैं वो? आजीवक। मखलीपुत्र गोसाल मारे गए थे, इसीलिए कहा जाता है मार झगड़ा रहे दूरे रहना चाहिए आदमी को। ठीक है, नहीं लोग सिखाते हैं घर वाले। कई लोग होते हैं दम अगुआ चले जाते हैं, झगड़ा किसी और का रहता, मार खा के अपने आ जाते हैं। नहीं, तो ये इतनी बात आप नोट कर लेंगे। फिर अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा बाबू? इनके बाबू, क्या नाम है? उदयन। हाँ बाबू, इसीलिए तो इस वंश का नाम ही क्या है? पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। ये इतना बात आप नोट कर लीजिए। कहाँ पे? ये मखलीपुत्र गोसाल, माँ आधा क ख ल छोटी मात्रा, मखलीपुत्र गोसाल। चलिए इसको खट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग बना लेंगे उदयन या तो उदयन। हेडिंग बनाएंगे उदयन, मिटाया जाए। लिख लिए सब लोग? लिख लें फिर जल्दी से। खट से लिखिए, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। फोटो पता नहीं बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा, सब लोग भी देखेंगे ना, मान लीजिए। हाँ बाबू, इतना बात बनाया जाएगा फोन पर, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं बनाएगा। आप हेडिंग बनाएंगे उदयन। ये डिस्क्लेमर यहाँ चाहिए, सामने है नहीं, उसका स्टैंड तोड़ के इसको दीवार में चिपकाना पड़ेगा। चलिए हेडिंग बनाएंगे उदयन, मिटाते हैं इसको। उदयन, इनका वो घर का नाम था उदय भद्र, स्कूलिंग नाम इनका क्या था? उदयन।
पेपर में सवाल पूछेगा कि उदयन का अन्य नाम बताइए, तो उदयन का क्या नाम बता देंगे? उदयभद्र बता देंगे। ठीक, क्या क्या सवाल जानना आपको जरूरी है उदयन से? पहली बात, सबसे जो पेटेंट सवाल है उदयन से पूछा जाता है, किसने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी? तो लिख लेंगे कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, शोध नहीं करिए, ध्यान से सुनिए। अब ये बात भी मान लीजिए बार बार बोलेंगे तो यह बात रिकॉर्डिंग में जाएगी, आप लोगों को बदनामी होगी। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी एवं इसे अपनी राजधानी घोषित किया था। एवं इसे अपनी राजधानी घोषित किया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बात आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम बताइए। तो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या बता देंगे? सभी लोग जानते हैं, कुशीनगर वर्तमान नाम है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना। पिक्चर देखें हम लोग, पटना से पाकिस्तान। पुराना नाम कुसुमपुर। अब रिकॉर्डिंग होगा तो आदत तो बदलेगी नहीं है इंग्लिश। कुसुमपुर भाई, पिक्चर तो देखना ही पड़ेगा। ठीक, पाटलिपुत्र का पुराना नाम हो जाएगा कुसुमपुर, वर्तमान नाम हो जाएगा पटना। आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन नदी के संगम पर बसा है, तो बता देंगे गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। ये इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि उदयन किस मत का पोषक था, तो लिख लेंगे कि इसने जैन धर्म को, इसने जैन धर्म को समर्थन दिया था। इसने जैन धर्म को समर्थन दिया था। ये इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। उदयन की मम्मी का नाम आप नोट कर लीजिएगा बाबू। उदयन के माँ का नाम आप लिख लेंगे पद्मावती। उदयन की माता जी का क्या नाम हो जाएगा? पद्मावती। पिताजी का नाम आप जान नहीं रहे हैं, अजातशत्रु। आगे लिख लेंगे कि उदयन के पश्चात, उदयन के पश्चात इसके तीन पुत्र, उदयन के पश्चात इसके तीन पुत्र, कोष्टक में वो तीनों का नाम लिख लेंगे। एक का नाम है अनिरुद्ध, एक का नाम है मुंडक और एक का नाम है नागदशक। उदयन के पश्चात इसके तीन पुत्र ने क्रमशः शासन किया था। क्रमशः शासन किया था। आपसे पूछा जाता है कि इस वंश का अंतिम राजा बताइए। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हर्यक वंश का अंतिम राजा, हर्यक वंश का अंतिम शासक, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक का क्या नाम बता देंगे बाबू? हर्यक वंश का अंतिम शासक होगा नागदशक। नागदशक की हत्या करेगा, नागदशक की हत्या करेगा कौन?
इसका अमात्य रहेगा, अमात्य माने मंत्री। अमात्य का क्या नाम रहेगा? अमात्य का नाम रहेगा शिशुनाग। और शिशुनाग के द्वारा मगध की गद्दी पर एक नया वंश बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा कौन सा वंश? शिशुनाग। तो ये इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक वंश समझ में आया होगा, हर एक वंश में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ठीक है, ये इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। मिटाया जाए, नोट कर लीजिए इसको। मिटाया जाए, लिख लिए सभी लोग। चलिए आप वो हेडिंग बनाएंगे शिशुनाग वंश। आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होगा? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होगा? शिशुनाग होगा। आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो लिख लेंगे कि शासक बनने से पूर्व यह बनारस का गवर्नर था। शासक बनने से पूर्व यह कहाँ का गवर्नर था? बनारस का गवर्नर था। इसने बहुत राजधानी परिवर्तन किया था। अब हर राजा की हत्या किया तो राजधानी परिवर्तन किया इसने, ऐसे याद रखिएगा। इसने राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को। तो यदि आपसे कोई पूछे कि शिशुनाग की राजधानी का नाम बताइए, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वैशाली। तो वैशाली को बहुत सुंदर बनाया इसने। और शिशुनाग से क्या? शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। ये भी बात आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। और शिशुनाग के बाद इसका पुत्र का क्या नाम है? कालाशोक। इसका पुत्र कालाशोक है। तो इसी का स्कूल का क्या नाम है? काकवर्ण। माने दो नाम है इसका। और डेंजरस कहां से है? कालाशोक क्या तो काकवर्ण। तो शिशुनाग के बाद इसका पुत्र कालाशोक क्या तो काकवर्ण इस वंश का अगला शासक बना।
इस वंश का अगला शासक बना था। ये इतना लिख लेंगे तब आप हेडिंग बनाएंगे, कालाशोक या तो काकवर्ण। ये इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। हो गया सबका? चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, कालाशोक कालाशोक का ही एक नाम और है काकवर्ण। कालाशोक या तो काकवर्ण। इसके बारे में पहली बात आप लिखिएगा कि इसके शासनकाल में कब 383 ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व में कहां पर? वैशाली में। किसकी अध्यक्षता में? साबकमीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ये इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। अगली बात लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कि इसके द्वारा राजधानी का परिवर्तन किया गया। राजधानी परिवर्तन होगी, कहां से कहां जाएगी बाबू? वैशाली से पाटलिपुत्र। और यदि आपसे कोई पूछे कि इस वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो इस वंश के अंतिम शासक का नाम बताइएगा महानंदिन। क्या नाम बता देंगे? महानंदिन। इसकी हत्या कौन किया था? महानंदिन की हत्या की गई थी महापद्मनंद के द्वारा। और मगध की गद्दी पर
नंद वंश की नींव डाली गई थी। इसके अलावा एक सवाल और आप जानिएगा, एक किताब है जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित कौन लिखा बाबू? बाणभट्ट के द्वारा रचित है। इस पुस्तक में ये जानकारी मिलती है कि कालाशोक की हत्या इसकी भी हत्या महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। तो पेपर में कभी ऐसा सवाल आ जाए कि बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में कालाशोक की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो कालाशोक की हत्या महापद्मनंद के द्वारा इस पुस्तक में ऐसा प्रमाण या ऐसा लिखा गया है। ठीक, तो ये इतनी बात आप नोट कर लीजिए। इसके बाद वो मगध की गद्दी पर जो अगला वंश आएगा उस वंश का नाम होगा नंद वंश। ठीक, चलिए क्या क्या बातें पहले सर इतना बात लिख लीजिए, तब फिर एक बार रिवाइज कर लिया जाए सब सारी बातों को, तब आगे पढ़ा जाएगा। अजातशत्रु की राजधानी राजगृह। पाटलिपुत्र तो राजधानी जब उदयन आया था तभी बना था। ठीक है, उदयन से पहले नहीं बना था। इतना हो गया सबका? पिछले सब लोग हेडिंग बनाएंगे नंदवंश। नंदवंश या तो इस वंश में कुल 9 राजा हुए, एक महापद्मनंद और उनके 8 बच्चे, इसलिए इस वंश को नवनंद वंश भी कहा जाता है। तो नंद वंश का आपसे संस्थापक पूछा जाएगा। नंद वंश का संस्थापक किसको बता देंगे? तो नंद वंश का जो संस्थापक होगा वो होगा महापद्मनंद। आपसे पूछा जाएगा महापद्मनंद के अन्य नाम बताइए। तो महापद्मनंद के अन्य नाम यदि आप देखें तो महापद्मनंद के अन्य नाम में एक नाम आएगा, इसको कहा जाता है एकराट शासक। क्या बोलते हैं? एकराट शासक बोलते हैं। इसको कहा जाता है सर्वछत्रांतक। इसको कहा जाता है द्वितीय परशुराम। इन सब का अर्थ भी पूछा जाता है। एक राज शासक का मतलब होता है एक छत्र राज। सर्वछत्रांतक का अर्थ होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसी कारण इसको द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। द्वितीय परशुराम आप जान ही रहे हैं। महापद्मनंद से जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराने का श्रेय किसको है? महापद्मनंद को। तो ये भी बात आप नोट कर लेंगे कि प्राचीन भारत में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम
सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहर निर्माण का श्रेय किसको है? महापद्मनंद को है, महापद्मनंद को है। इसके अलावा महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और जैन प्रतिमा जिनसेन की मूर्ति, जैन प्रतिमा जिनसेन की मूर्ति कहाँ उठा लाया था? पाटलिपुत्र उठा लाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि कलिंग विजय की जानकारी, कलिंग विजय की जानकारी खारवेल एक राजा है कलिंग के, ठीक। खारवेल के एक जगह है उड़ीसा में हाथी गुम्फा, तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुई है या होती है। ये इतनी बातें आप महापद्मनंद के बारे में नोट कर लीजिएगा। इतना मत हो गया, इतना बात देख लें। इसके मंत्री का नाम लिखेंगे, इसके मंत्री का नाम हो जाएगा वो कल्पक। महापद्मनंद के मंत्री का नाम यदि आपसे कोई पूछे कल्पक बता दीजिएगा। और महापद्मनंद के दरबारी और मित्र एक विद्वान थे जिनका नाम था पाणिनि, ठीक। तो महापद्मनंद में इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा कि महापद्मनंद को एक राज शासक, एक छत्र शासक, सर्वछत्रांतक, द्वितीय परशुराम कहा जाता। प्राचीन भारत में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहर निर्माण का श्रेय महापद्मनंद को है। महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और जैन प्रतिमा जिनसेन की मूर्ति को पाटलिपुत्र उठा लाया। कलिंग विजय की जो जानकारी मिलती है वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये वाला सवाल आजकल यदि इनसे सवाल बनता है तो ये वाला, और ये तो मतलब सदाबहार सवाल है महापद्मनंद से। ये प्राचीन भारत में सबसे पहली बार नहर निर्माण का श्रेय किसको है? तो महापद्मनंद को है। और महापद्मनंद ने कहाँ से जैन प्रतिमा, उस प्रतिमा का क्या नाम है? जिनसेन। बाद में खारवेल इसको वापस भी लेते गया था, लेकिन आप इतनी बात ये जाने कि इसने वहाँ पर विजय प्राप्त की थी और जैन प्रतिमा जिनसेन की मूर्ति को उठा लाया था।
बाकी नंद वंश का आपसे पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक, बस आज इतना बात आप लिख लेंगे कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के बारे में जो दो बातें आपको जाननी है, इसके बारे में आपसे चर्चा विस्तार से की जाएगी कल। इसी घनानंद के समानांतर ही आप देखेंगे तो भारत पर एक विदेशी हमला होगा, तो इसी के समानांतर मान इसी के समय में, इसी के समकालीन भारत पर वो सिकंदर का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण। यदि आपसे कोई पूछे कि सिकंदर पर भारत के आक्रमण के समय मगध पर कौन सा राजा बैठा था, तो मगध की गद्दी पर कौन राजा था? घनानंद। ठीक, सिकंदर बहुत हीरो बन के निकला था, यहाँ पाएगा बहुत मार खाएगा। ठीक है, कौन पीटेगा सिकंदर को? घनानंद नहीं पीटेगा। ठीक, मगध कहाँ पहुंचा जो है, तो सिकंदर को पीटा था झेलम या बितस्ता के तट पर। उस शासक का क्या नाम है? राजा पोरस या तो राजा पुरु। बड़ी मार मारे थे, इतना मारे बुखार हो गया इसको, समझ रहे हैं? सिकंदर का आंख हम विश्व विजेता है, इसके मंत्री का है वाहिन कहाँ है? नहीं है। इसने मान लीजिए कि आप गांव में मैच खेल रहे हो और आप अपने क्षेत्र में कह रहे हैं कि हमसे बड़ा क्यों बैट्समैन है वो, ठीक, तो आप ही के मित्र से कहना कि बगलिया में एक गाँव के लड़का पर फेंकल, आप बन है कि नहीं ऐसे बतियाते हैं। एक गिना खेत छूना पे तो फिर हारी बाजी लग जाता है। यही हमारा तीसरा मित्र बाटन 200 रुपया तू रख इनके हाथे में रखा, 200 हम इनके हाथे में। तो वैसे ही सिकंदर के मंत्रियों ने कहा कि अभी बहुत सारा इलाका बचा हुआ जीतने के लिए, एक से एक राजा अभी बचे हैं। उस समय बाबू बहुत बड़ा नाम था किसका? सबसे बड़ी विशाल सेना रखने वाले राजा के रूप में जाना जाता था किसको? घनानंद। और इसकी सेना बहुत निर्दयी मानी जाती थी। पहले बल वाले सब दौड़ाते थे, फिर आदमी जब हाँफने लगता था तो पटक के बड़ी मार मारते थे। वो वाली फाइट देखते हैं, जॉन सीना का नाम सुने हैं आप? देखते होंगे रिंग में जब उतरता है तो खूब ऐसे आराम से रहता है। आप विपक्षी जो टीम का रहता है उसको मतलब मारे, जो विपक्षी प्लेयर रहता है वो मारते मारते थक जाता है, फिर अंतिम में उठता है, 2 ठोल लगाता है, फिर वो मैच जीत जाता है। ठीक, तो वह वाली पॉलिसी थी किसकी? घनानंद। तो सिकंदर जब भारत में प्रवेश किया था तभी इसका मुकाबला हुआ था किससे? दो मतलब एक करिए लड़ने वाली जनजाति थी, एक अश्वक और एक अष्टक। इन्हीं से इसकी लड़ाई हुई। अभी जान गया कि भैया भारत में युद्ध आसान नहीं होने वाला है। जैसे मतलब उस बैट्समैन से नहीं कहा कि वो गाँव में, फिर पता चला कि आप हारी बाजी जीतने गए तो लोग कहना कि तो आज बाटन है, गई बाटन मामा यहाँ, तब वो तुम्हारे खाते नहीं है। उनका छुटका भैवा बहुत हुआ। तो छुटका भैवा की भी बॉलिंग से आदमी लग जाएगा कि छुटका भैवा इतना बढ़िया फेंका था, तब जो ने भैवा का नाम वो तो फेंकबे करी है कि नहीं। तो सिकंदर को ये एहसास हो गया कि अभी हम अश्वक और अष्टक से लड़ाई हुई है। सिकंदर की सेना विशाल थी तो इनको जीत गई। बाकी सिकंदर को देखेंगे तो भारत में समर्थन मिला किसका? तक्षशिला के शासक राजा आम्बे का। तो जैसे ही आगे बढ़े तो झेलम नदी के तट पर एक राजा का शासन था जिसका क्या नाम है? पोरस या तो पुरु। इसी को कहा जाता है झेलम का युद्ध, या तो बितस्ता का युद्ध, या तो यूनान में इसको कहते हैं हाइड स्पीच का युद्ध। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में भयंकर लड़ाई हुई। सिकंदर यहीं के बाद लौट गया वापस। जैसे आप वो गाँव में जा रहे थे जिससे हारी बाजी था, और पहले ही एक गाँव में आपको कौन बोल्ड मार दिया पहले के नाम पे, है कि नहीं? तो हो सकता है कि आपको एहसास हो जाए कि वो तो वाकई में बढ़िया फेंकन है। तो सिकंदर को लगा जैसे नहीं, अब वो भी आपका अपने गाँव में बहुत इज्जत है बैटिंग के मामले में, और जाके वहाँ पे आप हर गेंद में बोल्ड हो जाएंगे तब गाँव में हल्ला हो जाएगा, है कि नहीं, कि गए ना खेले। तो सिकंदर कहा कि झूठे में बेइज्जत होने से क्या बढ़िया है, जो इज्जत है वो बनी बनाई वापस लेके लौट चला जाए। नहीं तो ये सब बड़ी, वो नदी था रही है में बहुत भयंकर, कहा कि अपार से अपार चले गए, सब मारने लगे, भागो नहीं पाएंगे। ठीक, इसीलिए इधर से क्या किया जाए, निकल चला जाए। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा, लेकिन ब्यास नदी को पार करके आगे नहीं बढ़ पाया। और फिर सिकंदर जब वापस रास्ते से लौट रहा था, इतना मार खा गया था वो कि फिर दवाई बढ़िया सो नहीं पाया। उसका दवाई रेडी कर दिए थे उसका कौन? पोरस। ठीक, तो बाकी जो इसको दवा खाने के लिए चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ठीक, ऐसे सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुलाकात होगी अब आपसे कल के एपिसोड में चर्चा की जाएगी किस पे?
धनानंद पे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी कोई कमेंट और टिप्पणी हो तो ज़रूर करें, ठीक। धन्यवाद।